10 फरवरी को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण संसदीय बैठक हुई। विदेश सचिव ने शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति को बांग्लादेश के आगामी चुनावों पर विस्तृत ब्रीफिंग दी। ये कोई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था। संदेश साफ था, भारत बारीकी से देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कल 12 फरवरी को केवल मतदाता मतदान नहीं करेंगे, बल्कि ढाका का राजनीतिक भविष्य तय होगा और उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमा स्थिरता और पूर्वोत्तर की संवेदनशीलता पर पड़ेगा। विश्लेषण से एक बात स्पष्ट दिख रही है कि खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटीजन पार्टी को इस चुनाव में कड़ा रियलिटी चेक मिल सकता है। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीतेगा। असली प्रश्न ये है कि क्या ये चुनाव बांग्लादेश में स्थिर सरकार देगा या सीमा पार अस्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसे में जानना जरूरी है कि मतदान के पहले आखिर सीमा पार चल क्या रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को कुल 42,761 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिनमें से लगभग 60% को रिस्क प्रोन या हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। राजधानी ढाका में लगभग 3/4 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। रंगपुर, मेमन सिंह और सीमा लगते इलाके जो हिंदू बहुल हैं, वहां अतिरिक्त सैन्य तैनाती की गई है। करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी पर हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार 2024 के कथित आंदोलन के दौरान लूटे गए करीब 1360 हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं। ऐसे में चुनावी भीड़ और असुरक्षित हथियारों का संयोजन स्वाभाविक रूप से चिंता तो बढ़ाता है। इसके समानांतर भारत ने भी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ को भारी सतर्कता पर रखा है। ये समानांतर तैयारी अपने आप में संकेत है कि यदि स्थानीय तनाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव सीमा तक पहुंच सकता है। सीमा से सटे कई जिले वे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। मेमन सिंह में सुशील चंद्र सरकार की हत्या जैसी घटनाएं चुनाव पूर्व भय को और गहरा करती हैं। यदि मतदान का वातावरण असुरक्षा से प्रभावित होता है तो उसका असर केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि भारत के असम और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों की राजनीतिक चर्चाओं पर भी तो होगा। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य भी असामान्य है। अवामी लीग की अनुपस्थिति इस चुनाव को सामान्य सत्ता परिवर्तन से अलग बनाती है। करीब 15 वर्षों से जिन मतदाताओं ने वोट को समर्थन दिया, उनका स्थायी मताधार इस बार औपचारिक प्रतिनिधित्व से बाहर है। ये शून्य केवल राजनीतिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी है। कुछ पूर्व समर्थक बीएनपी की ओर झुके हैं, कुछ जमात की ओर, कुछ एक बड़ा वर्ग मौन भी रह सकता है। यही घोस्ट वोटर तत्व परिणामों को अप्रत्याशित बना सकता है। पिछले आम चुनावों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का मतदान प्रतिशत लगभग 40% रहा था। इस बार वास्तविक परीक्षा तो ये होगी कि क्या युवा मतदाता और घर बैठे पूर्व अवामी समर्थक इस आंकड़े को पार करते हैं या फिर कम भागीदारी परिणाम का चरित्र तय करेगी। इसके समानांतर एक और ऐतिहासिक पहलू है। मतदान के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हो रहा है। इस जनमत संग्रह में प्रधानमंत्री के कार्यकाल सीमा, द्विसदनीय संसद और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे फंडामेंटल रिफॉर्म्स प्रस्तावित हैं। यदि ये पारित होता है तो बांग्लादेश की शासन व्यवस्था दीर्घकालिक रूप से बदल सकती है। यदि असफल होता है तो ट्रांजिशन पीरियड की वैधता पर ही प्रश्न खड़े होंगे। ऐसे में मुख्य लड़ाई बीएनपी और 11 दलीय गठबंधन के बीच है, जिसमें जमाते इस्लामी और नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटीजन पार्टी शामिल है। इस लड़ाई में बीएनपी नेता तारिक रहमान का दोहरा संतुलन भी ध्यान देने योग्य है। एक और वे संस्थागत स्थिरता और आर्थिक सुधारों की भाषा बोलते हैं, सेक्युलर और हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें करते हैं, और दूसरी ओर मस्जिद से समर्थकों से मतदान केंद्रों की रात्रि निगरानी का आह्वान करते हैं। वहीं सोशल मीडिया में एनसीपी को एक उभरते किंगमेकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वह केवल लगभग 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। भूमि स्तर का संगठन उनका सीमित है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में स्थानीय नेटवर्क निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वह बिंदु है जिससे हम समझ पा रहे हैं कि एनसीपी को रियलिटी चेक मिल सकता है। थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेते तो समझ आ जाता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस का अर्थ ये नहीं होता कि आप सीधा किंगमेकर बन जाएंगे, वो भी तब जब आपने अपना कथित छात्र आंदोलन युवा मुद्दों पर पास करने की कोशिश की और चुनाव आते ही जमात की गोद में जा बैठे। सर्वेक्षण भी एक समान चित्र नहीं देता। कुछ अनुमान बीएनपी को स्पष्ट बहुमत देते हैं, कुछ कांटे की टक्कर का संकेत करते हैं। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 71% महिला मतदाता बीएनपी की ओर झुकाव दिखा रही हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला मतदाता प्रायः आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। परंतु ये सर्वेक्षण दो चीजें सटीक रूप से नहीं माप पाते: भय और संगठन।
यदि कुछ समुदाय मतदान से दूर रहते हैं या यदि बूथ स्तर पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है तो कुछ प्रतिशत का अंतर दर्जनों सीटों को बदल कर रख सकता है। इस बार मतपत्र पर नो वोट विकल्प भी मौजूद है। ये उन मतदाताओं के लिए विकल्प है जो किसी भी प्रमुख राजनीतिक धड़े से स्वयं को संबंध नहीं करना चाहते। यदि नो वोट का प्रतिशत उल्लेखनीय होता है तो ये केवल चुनावी परिणाम नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ट्रांजिशन पर जन अविश्वास का संकेत होगा। अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने स्वयं को न्यूट्रल ऑब्जर्वर की स्थिति में रखा है और कहा है कि वह जनता के निर्णय का सम्मान करेगा, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान लोकतांत्रिक ट्रांजिशन पर उसकी सक्रिय भूमिका के बाद ये तटस्थता भी एक राजनीतिक निर्णय के रूप में देखी जा रही है। अमेरिका की प्राथमिकता स्पष्ट है, शक्ति रिक्ति की स्थिति में चीन को स्थान बिल्कुल ना मिले। चीन पहले से ही बांग्लादेश में बड़े स्तर पर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उपस्थित है। पाकिस्तान के साथ भी रक्षा स्तर पर संपर्क बड़ा है। भारत के लिए यह चुनाव केवल सरकार परिवर्तन नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की दिशा का संकेत है। 10 फरवरी की संसदीय ब्रीफिंग इसी व्यापक संदर्भ में हुई थी। सरकार ने नॉन इंटरफेरेंस की नीति दोहराई पर साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि भारत सभी पक्षों के संपर्क में है। ये दूरी भी है और सजगता भी। अंततः प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है, प्रश्न ये है कि क्या ये चुनाव ट्रांजिशन के बाद संस्थागत स्थिरता स्थापित करेगा या अनिश्चितता का एक नया चरण शुरू होगा। यदि स्पष्ट बहुमत आता है तो भारत को नए समीकरण के साथ शीघ्र समायोजन करना होगा। यदि परिणाम विवादित होते हैं या हिंसा बढ़ती है तो सीमा पर उसका प्रत्यक्ष दबाव देखा जाएगा। इसलिए 12 फरवरी का मतदान केवल ढाका की राजनीति का विषय नहीं है, ये पूर्वी भारत की सीमा सुरक्षा, असम और पश्चिम बंगाल की आंतरिक संवेदनशीलता और व्यापक क्षेत्रीय संतुलन का विषय भी है। बांग्लादेश मतदान करेगा, भारत प्रतीक्षा करेगा सतर्कता के साथ। मिलेंगे इस विषय पर 13 फरवरी को।